साल 2016 बिलाखिर अपनी यादों के साथ इख्तिताम पजीर होने को है। इस वर्ष पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कई उतार चढ़ाव सामने आए। साल 2016 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफी अच्छा रहा। पिछले 5-6 वर्षों की तरह साल 2016 में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के कप्तान मिसबाह उल हक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। साथ ही साल 2016 मोहम्मद हफीज और यासिर शाह के लिए खुशकिस्मत रहा। इस साल पीएसएल ने बाबर आजम, शर्जील खान और मोहम्मद नवाज समेत कई नौजवान खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोले। पाकिस्तान ने मौसम गर्मा में इंग्लैंड के खिलाफ लंदन के दोनों टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर कर दी। मिसबाह एंड कंपनी को लॉर्ड्स और ओवल पर मिलने वाली पजीराई स्पॉट फिक्सिंग कजिए के बाद क्रिकेट की आलमी बरादरी में पाकिस्तानी साख की बहाली का ऐलान था। अगस्त में भारत और वेस्ट इंडीज का पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट बारिश और खराब इंतजामात की नजर होने पर पाकिस्तान पहली बार आईसीसी की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 मुल्क बन गया। ये वर्ल्ड कप 1992 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ी खुशखबरी थी। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन ने खुद लाहौर आकर पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह उल हक को नंबर 1 टीम का आईसीसी गर्ज पेश किया। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीत लिया। वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। आईसीसी के मुताबिक मिसबाह उल हक को ये अवार्ड बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मुखालिफ टीम के साथ बेहतरीन बर्ताव, अपनी टीम में अच्छा किरदार, मुंसफीन के साथ रवैया और खेल के रवायती अकदार को बरकरार रखने पर दिया गया। दुबई टेस्ट में अजहर अली ने वेस्ट इंडीज बॉलर्स को मुकम्मल बेबस किया। अजहर अली डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी करने वाले पहले बैट्समैन बने। अजहर अली पाकिस्तान की जानिब से ये कारनामा अंजाम देने वाले चौथे बैट्समैन हैं। उनसे कबल हनीफ मोहम्मद, इंजमाम उल हक और यूनुस खान भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के माबैन होने वाले पहले टेस्ट मैच में लेग स्पिनर ने उम्दा बॉलिंग करते हुए टेस्ट मैचों में तेज तरीन विकेटें लेने का एजाज अपने नाम कर लिया। यासिर शाह ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सिर्फ 17 मैचों में ही 100 विकेटें लेने का एजाज अपने नाम किया, जिसके बाद वो एशिया के पहले बॉलर बन गए। पाकिस्तान के 42 साल कप्तान मिसबाह उल हक के पुशअप्स ने पूरी दुनिया में धूम मचाई। लॉर्ड्स में सेंचुरी के बाद मिसबाह का पुशअप्स और सलूट का स्टाइल ट्रेंड बन गया। दोस्तों 2016 जो है क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक ये खुशाइंद बात भी थी और कुछ कंसर्न भी थे। कंसर्न जो थे, अगर पाकिस्तान टीम की मैं बात करूं तो उसको जो एशिया T20 और वर्ल्ड T20 कप जो था वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं था। दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने उस मयार पर क्रिकेट नहीं खेल सकी जिस मयार पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देगी। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद पाकिस्तान की टीम दोबारा जब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूर के ऊपर इंग्लैंड पहुंची तो वहाँ पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को कोई रेट नहीं कर रहा था कि ये इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दे भी सकेंगे कि नहीं। मेरा ख्याल है कि मिसबाह की जो क्रिकेटिंग करियर है एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, इंग्लैंड का टूर जो है दैट वाज एन एक्सीलेंट टूर फॉर हिम। उन्होंने हालांकि सीरीज़ बराबर हुई मगर जिस तरह 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है और 2 हारा है, उसका अगर आप मुआवजा करें तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी। इन ट्राइंग कंडीशंस पाकिस्तान टीम को कोई रेट नहीं कर रहा था। मिसबाह, यूनुस, अजहर अली एंड यासिर शाह, दे परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली वेल ऑन दिस टूर। और मैं समझता हूँ कि वो टूर जो था उससे पाकिस्तान की टीम में एक नई रूह फौंकी गई। और उसमें मिसबाह ने हमेशा ये बात एक्सेप्ट की है कि ये टीम जो है इतनी ये जेल हो गई है, इतनी ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस टेस्ट मैचेस में दे चुकी है कि इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम का जो एक मयार था इंग्लैंड के टूर पर, वो अपने पूरे ऑप्टिमम लेवल पर था। और उसमें क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को, मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को, क्रिकेट बोर्ड को जाता है।
तो मैं ये उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेलती है, तो तमाम फॉर्मेट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को पछाड़ता है। मगर उसके बाद फिर एक मिक्स्ड रिएक्शन आया जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई और 2 टेस्ट मैचेस हारी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक खुश आइंद बात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट की रेटिंग में नंबर 1 रहा और आईसीसी ने पाकिस्तान टीम को मैच भी दिया, जिससे पाकिस्तान के कैप्टन मिसबाह उल हक ने लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में रिसीव किया। तो आई थिंक कि वो जो था ना एक लम्हा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, वो बहुत ही शानदार था। न्यूजीलैंड का मैंने सोचा था कि पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आई डिडंट रियलाइज़ कि ये सीम के अगेंस्ट इतना ही ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि क्यों नहीं करेंगे स्ट्रगल, मैं इसलिए सोचा था कि रिसेंटली जो न्यूजीलैंड की पिचेस है वो चेंज हो चुकी है। वैसा डेल हेडली काम किया करते थे आईसीसी में, तो क्योंकि मैं उनके भाई के साथ खेलता था इन न्यूजीलैंड, जब वो इतनी लंबा लंबा घास होता था वो ला के मारा जाता था एक ही लेंथ पे, तो सबको आउट कर देता था। अब जब मैं लास्ट वर्ल्ड कप में वहाँ गया हूँ देखने के लिए, तो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग पिचेस मैंने कहीं नहीं देखी दुनिया में। अब चेंज हो चुकी हैं, उसकी एक बात उसी का रीज़न है जिसकी वजह से आप न्यूजीलैंड के पास मीडियम पेस नहीं फास्ट बॉलर्स आना शुरू है, क्योंकि अब उनको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है विकेट लेने के लिए। तो पाकिस्तान को वहाँ पे स्ट्रगल करना, ऑल दो उन्हें थोड़ी सी पिचेस चेंज जरूर की अगेंस्ट पाकिस्तान, वो थोड़ा सा मेरी हैरान कुन था। ऑस्ट्रेलिया में इस टेस्ट में जो स्ट्रगल अभी तक कर रहे हैं वो तो अंडरस्टैंडेबल था, मुझे पता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। सो बैक एंड ऑफ 2016 हमें सिर्फ फिक्सचर्स ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जब वापस आएंगे तो जैसा हमारा निज़ाम है, जैसे कि हमारे रिकॉर्ड शो करता है, हिस्ट्री शो करती है, जैसे ही हम शारजाह वगैरह में जाएंगे, दुबई जाएंगे, दोबारा से हम जीतना शुरू कर देंगे। 2060 जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है। 2016 में पाकिस्तान नंबर 1 हुआ रैंकिंग में, थोड़ी देर के लिए हुआ मगर हुआ ज़रूर। एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ जाके इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेले। टेस्ट मैचों में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट की, और लड़कों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की टेस्ट क्रिकेट में। उसकी रीज़न ये थी कि 2060 बल्कि 3-4 साल से टेस्ट के जो लड़के हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने अपने रोल का पता है, और ये बड़ी एक जिसमें भी जिस फॉर्मेट में भी आप देखें सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेयर्स को अपने अपने रोल का और अपनी अपनी पोजीशन का पता हो। तो 2016 में आई बिलीव पाकिस्तान क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा खेली है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का रेपुटेशन हाई गया है टेस्ट क्रिकेट में। 2016 ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए एक्शन रहा है, और उसमें हमारे प्लेयर नंबर 2-3 भी हुए हैं रैंकिंग में आ। तो यूनुस खान ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और बाकी बॉलरों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, बैट्समैन भी टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने भी मेहनत की है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी टेस्ट क्रिकेट है उसमें हमारी बहुत कामयाबी हैं, और मिसबाह की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड 2 की है उसने, और उधर माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और गो के सीरीज़ बराबर रही, लेकिन हमने अपना लोहा मनवाया वहाँ पे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है, और पहला ही टेस्ट मैच इंग्लैंड में हमने जीता। हालांकि हमने आज तक कभी भी क्या नाम है इंग्लैंड में जाके पहला मैच नहीं जीता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब तक और फिर ये बहुत अच्छा हुआ था कि हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 महीना पहले वहाँ इंग्लैंड चली गई थी यूज़ टू होने के लिए, और वाकई वो पहले मैच में उन्होंने शो किया कि हमने वहाँ पे आके सेट हो गए हैं, और बहुत अच्छा मुकाबला किया उन्होंने, और पहला टेस्ट मैच जीते, और फिर वनडे सीरीज़ उनके साथ बहुत अच्छी हुई है, और लास्ट वनडे जो है हम उनसे जीते हैं, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी जो है ना फ़तह की तरफ रवां दवां चलते गए। इंग्लैंड से फिर हम वेस्ट इंडीज़ टूर आ गया जो कि दुबई में था, और उसमें भी हमने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मैच खेले, और हमने टेस्ट सीरीज़ भी जीती और वनडे सीरीज़ भी उसके ख़िलाफ़ जीती है वेस्ट इंडीज़ के, और वहाँ पे यासिर शाह ने स्पेशली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और
डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट मौके पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं। उसके बाद हमारा टूर था क्या ना न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ क्योंकि वहाँ पे पिचेस जौन सी थी काफ़ी सीम हो रहा था वहाँ पे, और बॉल काफ़ी अनइवन भी आ रहा था जो कि हमारे प्लेयर्स उस यूज़ टू नहीं थे, और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमारे प्लेयर्स को, और 2-0 से वो सीरीज़ हार गए। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया आ गए, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जब शुरू हुई है और पहली इनिंग में हम बड़े चीप आउट हो गए थे, और सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने हमें 490 रन्स का टारगेट दिया, जो कि हमारे प्लेयर्स बड़ी बहादुरी से, और स्पेशली मिसबा, असद शफीक एंड अजहर अली और यूनुस खान, इन सब ने मिलकर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, और स्पेशली असद शफीक ने 137 रन्स किए हैं, और हम बहुत कम मार्जिन से, जो और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतना लास्ट इनिंग में इतना अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं दी, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है, और इसमें काफ़ी रिकॉर्ड बने हैं। इंग्लैंड का टूर जो था ज़बरदस्त था, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। अगर हाथ एकदम से जीता, यासिर ने फिर जब लास्ट टेस्ट मैच में जो बॉलिंग की, उधर फिर यूनुस का उसमें कम बैक करना, डबल सेंचुरी, मिसबा की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज कैप्टन, एंड देन लॉर्ड्स का वो टेस्ट मैच की जो सेंचुरी, ये काफ़ी सारी जो बड़ी हौसला अफजा चीज़ें थी। डिसअपॉइंटिंग स्टिल पाकिस्तान लिमिटेड ओवर परफॉर्मेंस 2020 जो वनडे की है। और देखिए इसमें अजहर अली की कंट्रीब्यूशन को हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी एक कैलेंडर ईयर में ना 1000 रन्स जो है मुकम्मल किए। तो जो जिस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे हैं, जो कि ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच में 450 रन जो पाकिस्तान ने किए, आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस तरह कम बैक करेगी, मगर ऑल क्रेडिट टू अजहर अली, यूनुस खान एंड असद शफीक, 137 का जिक्र किया, और उसके बाद हमारे जो टेल एंडर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी हमें याद रखना चाहिए। तो पाकिस्तान ने एक ऐसे लम्हे पर, एक ऐसी स्टेज पर, एक ऐसी एनवायरनमेंट पर जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हमेशा कहा जाता है कि बहुत मुश्किल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह कम बैक किया ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच में, एंड दे लॉस्ट ओनली बाय 39 रन्स, आई थिंक हैट्स टू पाकिस्तान। और यही वो टेस्ट मैच है जो कि अब मेलबर्न में जो टेस्ट मैच हो रहा है उसका आपको एक हल्की सी झलक नज़र आ रही है। उस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला गया है, स्पिरिट बड़ी हाई है, और पाकिस्तान टीम ये समझ सकती है कि दे कैन डिलीवर नाउ, और इसलिए पाकिस्तान की टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जेल होकर मिसबाह उल हक की कप्तानी में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। देखें इसमें 3 वर्जन हैं, एक T20, एक ODI और टेस्ट मैचेस। अगर टेस्ट मैचेस आप देखें तो मैं कहूँगा एक्सीलेंट, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी टीम को नंबर 1 भी किया, नंबर 2 भी रहे। उसके बाद इंग्लैंड में जाके जो ये ड्रॉ करके आए हैं सीरीज़, उनकी कंडीशन पे और उनकी पिचेस पे, ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और वहाँ हम जीत सकते थे। ये एक जो मैच ये हारे हैं 3 घंटे के अंदर, लीड 100 रन की लीड लेके बर्मिंघम में, वो अगर मैच ड्रॉ हो जाता, अगर मगर की बातें हैं, लेकिन ड्रॉ होना चाहिए था, तो पाकिस्तान 2-1 सीरीज जीत के आता और बड़ी अचीवमेंट होती। उसके बाद फिर नंबर 1 होना। 2016 पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा रहा, उसकी बहुत से रीज़न्स हैं, और मैं समझता हूँ कि इसको आप ऐसा कर रहे कि कई जगह के ऊपर है जहाँ पे पाकिस्तान को जितनी ऊपर जाना चाहिए था उस तरीके के साथ हमारी टीम ने वो परफॉर्मेंस नहीं की कि हम यानी वनडे के अंदर और T20 के अंदर, उसमें तो हम बिल्कुल ही बॉटम पे चले गए, नंबर 9 पे चले गए, नंबर 7 पे चले गए। हमारे पास सिर्फ बचा टेस्ट जो है। तो इसमें अगर आप ये कहें कि टेस्ट के अंदर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन वो भी एंड में क्या हुआ कि हम एक नंबर 1 हो के भी फिर 2 दिन के बाद ही हम वापस चले गए, और उसके बाद कंसेक्यूटिवली हम 3-4 टेस्ट मैच हार गए। हम तो इंग्लैंड से बच गए, यानी कि इंग्लैंड के अंदर
वो एक बहुत हमारी गुड लक थी। अदरवाइज़ हम उधर भी सीरीज़ हार जाते जिस तरीके के साथ उन्होंने कमबैक किया और एंड में जो है वो लोग मतलब सीरीज़ हार गए और या बराबर होगी शायद इस तरह करके। तो लेकिन अभी जो रिसेंटली हम जो हारे हैं 3-4 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिवली, उससे पाकिस्तान जो है मैं ऑल टुगेदर कह सकता हूँ कि तीनों फॉर्मेट के ऊपर बड़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। गैर एशियाई कंडीशंस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी गैर मुतासिर कुन रही। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 में से 6 मैचेस में नाकामी हुई। यूएई में तीनों मैचेस जीते। पाकिस्तानी टीम रवां वर्ष भी अपने मुल्क में एक रोजा क्रिकेट को तरसती रही। दियार गैर में मजमूई तौर पर 11 मैचेस में हिस्सा लेकर 5 में फतह समेटी, जबकि 6 में शिकस्तों का सामना रहा। यूरोप में मुनकिदा 6 में से 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि 4 में नाकामी का सामना रहा। न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तानी टीम सीरीज के दोनों मैचेस हार गई। साल में ग्रीन शर्ट्स ने 8 मैचेस बाहर के ममालिक में खेले, सिर्फ 2 जीते, 6 में नाकामी का सामना रहा, जबकि यूएई में होम सीरीज के तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। 11 में से 6 डे एंड नाइट मुकाबले हुए, 3 में कामयाबी, जबकि इतने ही मुकाबलों में नाकामी का सामना रहा। ग्रीन शर्ट्स को साल के पहले ही मैच में शिकस्त हुई। ये मुकाबला 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में हुआ, जिसमें अजहर अली 11 को 70 रन से नाकामी का सामना रहा। दूसरा मैच बारिश की नजर होने के बाद 31 जनवरी को ऑकलैंड में फैसला कुन वनडे में भी 3 विकेट से हारकर सीरीज 2-0 से गिनवा दी। साल की इब्तदाई फतह उस वक्त हाथ में आई जब पाकिस्तान ने 18 अगस्त को डबलिन में आयरलैंड को 255 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। सीरीज का दूसरा मैच बारिश के सबब न हो सका। दौरा इंग्लैंड के दौरान पाकिस्तानी टीम को 5 में से 4 मैचेस में शिकस्त का सामना रहा। 24 अगस्त को साउथहैम्पटन में 44 रन, जबकि 27 तारीख को लॉर्ड्स में 4 विकेट से नाकामी हुई। 30 अगस्त को नोटिंगम में इंग्लैंड ने 169 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज में 0-3 की बढ़तरी हासिल की। लीड्स में 1 सितंबर को शेड्यूल मैच में मेहमान टीम चौथा मैच भी 4 विकेट से हार गई। 4 सितंबर को कार्डिफ में शेड्यूल सीरीज के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम 4 विकेटों से सुरखरू हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात में वेस्ट इंडीज से सीरीज के तीनों मैचों में कामयाबी हासिल की। शारजा में 30 सितंबर को शेड्यूल पहला मैच 111 रन, जबकि 2 अक्टूबर को शारजा में होने वाला दूसरा मैच 59 रन से जीता। 5 अक्टूबर को अबूधाबी में होने वाले तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 136 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज भी 3-0 से अपने नाम की। रवां साल सबसे कामयाब बैट्समैन बाबर आजम रहे। उन्होंने 11 मैचेस में 3 सेंचुरियों और 2 50s की मदद से 656 रन बनाए। सरफराज अहमद 492 रन के साथ दूसरे और शजील खान 368 रन तीसरे नंबर पर रहे। अमाद वसीम सबसे कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने 9 मैचेस में सबसे ज्यादा 12 विकेटें हासिल की। बेहतरीन बॉलिंग 14 रन पर 5 विकेटें रही। मोहम्मद आमिर भी इतने ही मैचेस में 12 प्लेयर्स को ठिकाने लगाने में कामयाब रहे। औसतन ज्यादा बेहतर ना होने पर उनका नंबर दूसरा, जबकि हसन अली का 11 विकेटों के साथ तीसरा नंबर रहा। वनडे क्रिकेट में वी डिडंट डू वेल। हमने इतना अच्छा नहीं किया वनडे क्रिकेट में। उसकी रीज़न है वही, जैसे मैंने कहा कि वनडे क्रिकेट में वी वर नॉट क्लियर कि जी कौन सा बंदा किस नंबर पे खेलना चाहिए, किस बॉलर को कैसे खेलना चाहिए, मिडिल में हमें विकेटें लेने के लिए कौन सा स्पिनर खिलाना पड़ेगा, कौन सा बॉलर खिलाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का हम वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट अभी तक वो हमारा बन नहीं सका। अभी तक मोमेंटम वो वनडे क्रिकेट का बन नहीं सका, जिसकी वजह से हमारा रैंक इतना पीछे चला गया। श्रीलंका में हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले थे, मगर उसके बाद फिर एकदम हम ड्रॉप हुए। उसकी सारी रीज़न जो 2016 को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वनडे क्रिकेट में भी, वो सिर्फ उसकी वजह है कि लड़कों को जब पता नहीं होता उनके रोल क्या हैं या उनके नंबर्स क्या हैं या उनका टीम में उनका पोजीशन कौन सी है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। और अगर आप एक लड़के को भी ड्रॉप करते हैं या एक लड़के का भी नंबर चेंज करते हैं तो पूरी टीम उससे इफ़ेक्ट करती है। उसकी वजह है कि कभी कभी हम रियलाइज़ नहीं करते कि जो दूसरे होते हैं वो डर जाते हैं कि अगर मैंने परफॉर्मेंस हल्की सी भी ना अच्छी की तो शायद मैं भी ड्रॉप हो जाऊंगा। तो फिर उसकी वजह से लड़के फिर बहुत ज़्यादा अपने अंदर रह के खेलते हैं, फ्रीडम से नहीं खेलते, खुल के नहीं खेलते। तो आई होप इंशाल्लाह ताला हम जो नई मैनेजमेंट आई है, नए सेलेक्टर्स आए हैं, उनका माइंडसेट भी पॉजिटिव है। मिकी नया कोच आया है, उनका भी माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला 2017 जो है वो पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में भी क्लिक करेगा जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में किया है। तो देखिए, एक नज़रिया है जो कि हर बंदे का अपना हो सकता है। मैं कहता हूँ होना भी नहीं चाहिए। क्यों पाकिस्तान में टीमें आके खेलें जहाँ पे वज़ीर आज़म सेफ ना हो, उसमें आके आप दूसरी टीम के प्लेयरों को बुला के, और अगर अल्लाह ना करे कोई सानिया हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि ये वही बात हो जाएगी जब मैं 2009 में पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बना
तो एक पीटीवी के ऊपर प्रोग्राम जा रहा था जिसमें इजाज़ भट्ट साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, मैं, इंतखाब आलम और एक आध बंदा कोई और था। तो ये सवाल हुआ कि पाकिस्तान में आके वो करना चाहिए। अब मैं ये चेयरमैन हो या कोई भी हो, मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए बातें नहीं कर सकता। मैं तो प्लीज़ सिर्फ अपने रब को करता हूँ, इंसानों की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करता हूँ। तो इस वजह से अगर कोई प्लीज़ होता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो सब लोग कह रहे थे भट्ट साहब को सामने बैठे हुए कि हाँ जी पाकिस्तान में आके खेलनी चाहिए टीमें, नहीं मैंने कहा नहीं आना चाहिए किसी भी फॉरेनर टीम को। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस को किया तो मैंने कहा जिस दिन कोई सान्या हो गया ना, तो फिर ये समझ लेना कि नॉट क्रिकेट, सारी स्पोर्ट्स में कोई भी टीम पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करेंगी। और उसी दौरान में श्रीलंका का छोटा सा सान्या होगा जिसमें अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई कि श्रीलंकन को चोटें ज़रूर आई लेकिन वो बच बचाव हो गया। उस वजह से भी, उस बच बचाव की वजह से अभी तक कोई टीम पाकिस्तान में आना नहीं चाहती। तो आप इसका इतना इंतज़ार किया है, रुहेल शरीफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ कट डाउन हो गई है। बाजवा साहब जो है वो भी माशाल्लाह जितने नौजवान हैं और जिस तरह का जज्बा रखते हैं बाजवा साहब, तो मैं समझता हूँ कि उनसे भी उन कौम को उम्मीद है, तो उनको भी थोड़ा टाइम दें। ये जो बचा कुचा जो भी है जिसमें टेररिज्म जो है अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हम पाकिस्तानी सुकून चैन से आ जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ज़रूर पाकिस्तान के अंदर आके टीमों को खेलना चाहिए जिनको हम 100% सिक्योरिटी जो है वो दे सके। आपने अभी नजम सेठी साहब को सुना होगा थोड़े दिन पहले, वो भी ये बात कर रहे थे कि यार बड़ी प्रॉब्लम है, लोग जो है पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की सच्ची बातें क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए पब्लिक के साथ, और ये झूठ और हिडन किस्म की बातें ना करें। तो बात भी यही है फैक्ट कि जी बाहर की टीमें जो है वो क्यों आके रिस्क लिया जाए, और फिर हम अपने ऊपर क्यों ऐसी शर्मिंदगी का एक दाग लगवाएं कि यार देखो 2 फॉरनर क्रिकेटर मर गए यहाँ पे जी, वो दहशत गर्दी हुई ये वो, और उसका हमारे पास मां सिवाय अपना सॉरी कहने के और हमारे पास कुछ भी ना हो। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए जब हम मुतमईन हो जाए, जब हुकूमत गवर्नमेंट मुतमईन हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतमईन हो जाए कि भी आके पाकिस्तान में जो भी टीम खेलेगी, जो भी लड़के खेलेंगे वो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर होंगे, तो फिर ज़रूर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन अब इसको इतना ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है, ये डिश ने और केबल वगैरह ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। दुनिया की किसी टीम का मैच कहीं पे भी होता है तो वो उसको टेलीविज़न पे देख लेते हैं। अब ये एक अजीब सी बहस होगी अगर इसके ऊपर भी किया जाए, लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान में लाहौर में भी मैच हो रहा है तो बाकी पाकिस्तान तो टीवी पे ही देख रहा है ना। तो ऐसी भी बात नहीं है कि जी लोगों को क्रिकेट नहीं मिल रही है वो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप इससे बेहतर है कि कोई ऐसा प्लान क्रिकेट बोर्ड कर ले कि थर्ड कंट्री में जाके वो दूसरी टीमों के साथ खेल लें। अगर इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेलना चाहता, तो थर्ड कंट्री ऑप्शन ले लें। ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लें, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, समझ गया ना। और इनको अगर छोटे मोटे मुल्कों में जाके खेलें जैसे कनाडा है और वो, तो वहाँ पे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी डील हो जाए, दोनों क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि बजाय कि आप ये ज़ोर लगाएं कि नहीं जी ज़रूर इधर ही आके खेले, तो इस पॉइंट को भी ज़हन में रखना चाहिए कि ऐसी भी बात नहीं है कि अगर आप इधर ना भी खेलें तो चलो और कुछ नहीं है, तो क्रिकेट को थोड़ा सा एक सेकंड एक कलर तो दें कि अगर पाकिस्तान में किसी वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता और पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलना चाहता, तो ये एक फ्लेवर एक तो इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स या किसी भी चीज़ के अंदर नज़रिए में। ये इंडियन को भी चाहिए कि इसके अंदर थोड़ी सी एफर्ट मारें। पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट, इनके जो मैचेस हैं ये एशेज सीरीज़ से बड़े मैचेस हैं, इसको ज़्यादा दुनिया देखती है। इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको थर्ड कंट्री जो है उसके अंदर ले जाएं, जैसे मैंने कहा। तो ये यहाँ पे हो सकता है। अगर कोई और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, तो ये इसमें नहीं कि आप यूएई में खेलते हो तो फिर लोग आपको ताने देते हैं कि जी वो अपने मतलब की विकेटें बना लेते हैं, पहला दिन इतना ब्रेक होता है, ये वो सारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर थर्ड कंट्री ऑप्शन होगी तो एक तो पाकिस्तान को ये है कि दूसरे, और ख़ास तौर पे अगर ये इस तरीके के साथ हो जाए, अगर ये बनता हो तो आप जो क्रिकेटिंग कंट्री है उसके अलावा भी अगर जैसे मैंने अभी कहा था एक कंट्री का मैंने नाम लिया था, इस तरह कई आपको मिल सकती हैं कि जी वहाँ पे जाके बाहर खेला जाए और उनके दोनों क्रिकेट बोर्ड को अच्छा पैसा मिल सकता है, और वो मेरा ख्याल है कि उस तरह की भी क्रिकेट जो है एक नए रंग में देखी जा सकती है। उसके बाद अगर ओडीआई की बात करें तो उसमें भी यही है कि आप नंबर 9 चले गए और फिर आपने इम्प्रूव करने के लिए जिम्बाब्वे को बुलाया, उनसे मैच जीत के तो आप नंबर 8 आ गए, तो बच गया, वरना क्वालिफाइंग राउंड में चले गए थे आप।
जूनियर। डोमेस्टिक में तो सारी तब्दीली होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो है मतलब मीडिया को भी खड़ा करना चाहिए कि रीजन में नॉन क्रिकेटर्स लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान नहीं छोड़ते तो रीजन में घुस जाते हैं जाके। बेड़ा गर्क जहाँ से प्लेयरों ने आना है वहाँ पे टेस्ट प्लेयर क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलो यार, अगर आप क्रिकेट बोर्ड में टेस्ट प्लेयर को नहीं लगाते हो, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड वो भी टेस्ट क्रिकेटर होना चाहिए। आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नॉन प्रोफेशनल बंदे को नहीं रख सकते। क्या फ़ौज को चलाने के लिए कोई सिविलियंस उसका हेड बन सकता है? नहीं बन सकता। बैंकिंग को चलाने के लिए नॉन बैंकर बंदा उसका हेड बन सकता है? नहीं बन सकता। इंजीनियर्स जो है जो काम करते हैं उनके ऊपर हेड नॉन इंजीनियर आ जाए, क्या वो चला सकते हैं? डॉक्टर्स जो हैं उनके ऊपर नॉन डॉक्टर्स आ जाए, चला सकते हैं? नहीं चला सकते। ये क्रिकेट ही एक रह गई है जिसके ऊपर आके सारा जोर जी के एडमिनिस्ट्रेटर ना, तो कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमने देखी है, उसमें कितने, इसके ऊपर तो एक किताब लिखी जा सकती है। तो फिर ये एक्सक्यूज़ अब ख़त्म हो जाना चाहिए और ये क्रिकेटरों की जागीर है और क्रिकेटरों के हवाले होनी चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि फिर भी अब अपना प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इसको फिर भी सियासी एक पोस्ट रखना चाहते हैं तो कम से कम रीजन के अंदर तो टेस्ट प्लेयर्स दे देना सारे, ताकि क्योंकि वहाँ से ग्रॉस रूट से प्लेयरों ने निकलना होता है और वहाँ पे ही सारी गड़बड़ है, वहीं पे वोटिंग से ये ख़त्म कर दिया जाए। वोटिंग सबसे बड़ी लानत है पाकिस्तान में, जो क्रिकेट को, हमारी क्रिकेट को तबाही बर्बादी की तरफ जो लेके जाती है वो वोटिंग है। उसकी वजह क्या होती है कि वो जो आदमी जीत के आया हुआ होता है वो क्रिकेट पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता, वो कहता है क्लबें ज़्यादा कर लो, आप भी जेली बना लो, आप भी बना लो, आप भी अगर जितने भी रीजन्स हैं जो क्लबें उन्होंने लिख के दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर वो अब प्रैक्टिकली दिखा दें तो मुझे सज़ा दे दें, मैं यहाँ तक बात कर सकता हूँ। तो जब ये जानते हुए, क्रिकेट बोर्ड जानते हुए कि ये डमी मैचेस करवाते हैं और उसके ऊपर 3-4 करोड़ रुपए क्रिकेट बोर्ड खर्च कर देता है और मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों ऐसा करता है क्रिकेट बोर्ड। अगर आप उधर टेस्ट प्लेयर ले आए जहाँ वहाँ ख़राबियाँ क्या है, वहाँ ख़राबियाँ हैं कि सिलेक्शन में सिफारिश चलती है, वहाँ ख़राबियाँ हैं, वहाँ पैसे पूसे भी चलते हैं, वहाँ ख़राबियाँ हैं कि बेइंसाफ़ियाँ होती हैं। इसको ख़त्म करने के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं वो मैंने लिख के दिए थे क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया और ये उसी में घुसे हुए हैं कि जी स्क्रूटनिंग करवा लो। और अगर स्क्रूटनिंग की भी स्क्रूटनिंग की जाए कि कितना पैसा स्क्रूटनिंग के ऊपर इन्होंने आज तक ख़त्म किया है, तो वो भी एक आपको अल्लाह की मेहरबानी से करोड़ों में बजट दिखा देंगे कि ये देखो। तो निकला क्या, अभी तक क्या किया आपने? ना बेइंसाफ़ी ख़त्म कर सके, ना रिश्वत, सिफारिश, ये वो सारा स्क्रूटनिंग वगैरह, ये ख़त्म नहीं आप कर सके हो। आप एक क्रिकेटर को रीजन का अगर बनाएंगे अपना रीजन का प्रेसिडेंट और उसमें कोई इलेक्शन, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इलेक्शन से आता है तो ज़रूर फिर वहाँ पे भी इलेक्शन होने चाहिए। अगर वो डायरेक्ट आता है प्राइम मिनिस्टर से तो फिर आगे इनको भी डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेटरों को रखा जा सकता है। ये ओरिजिनल डेमोक्रेसी है। क्रिकेटर क्योंकि कोई ना किसी क्लब से आया हुआ होता है, वो डेमोक्रेटिक ही है कि अगर आप उसको डायरेक्ट लगा देते हो, वो जो आपने उठा के नजम सेठी साहब को लगा दिया, शहर यार साहब को लगा दिया, ये काम ठीक नहीं है। लेकिन ये अगर किसी टेस्ट प्लेयर को आप डायरेक्ट भी वज़ीर आज़म लगा दे तो वो डेमोक्रेटिक वे है कि जिस क्लब से वो आया हुआ बंदा है जो पाकिस्तान खेला है और फिर आके लग गया। तो लेकिन अगर आपने इलेक्शन, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, एक है नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बाय द प्राइम मिनिस्टर, और एक है इलेक्शन। तो इस दो तरीके से क्रिकेट कैसे आपकी ठीक हो सकती है? या तो इधर भी इलेक्शन करवाओ, रीजन के ऊपर सारे टेस्ट प्लेयर रखो, उनके इलेक्शन करवाओ, उसमें जो जीते उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दो। या अगर नॉमिनेशन है थ्रू प्राइम मिनिस्टर तो भाई फिर नॉमिनेशन में टेस्ट प्लेयरों को आप सारे रीजन पे लगाओ ताकि आपकी क्रिकेट तो अच्छी हो जाए। लेकिन उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि इनकी जो परफॉर्मेंस पूरी हुई है ODI T20 में, मेन वजह फिज़िकल कंडीशन, दूसरा इन्होंने 5, 6, 7 चेंजेस एक टीम से नेक्स्ट ओवर में किए हैं। तो इतनी ज़्यादा चेंजेस अगर आप करेंगे तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में जो देखने में आया है, 2-3 से ज़्यादा चेंजेस आप कर ही नहीं सकते किसी फॉर्मेट में। तो इस वजह से मैं कहूँगा T20 और ODI डिज़ास्टर, लेकिन टेस्ट मैचेस आउटस्टैंडिंग। देखिए हम सारे जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो बड़ा हम डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर डिस्कस करते हैं और बाकी सही बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी वो जो स्ट्रक्चर है ना वो इतना सॉलिड नहीं है। उसकी रीज़न भी यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से है। पहले अगर आप परफॉर्मेंस करते थे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती थी, बाहर से टीम आती है, उसके
2 या 3 3-डे मैचेस होते थे। वो 3-डे मैचेस होते थे वो यंगस्टर्स को मिलते थे, उसमें वो अगर परफॉर्मेंस करता है तो एकदम उसका नाम पाकिस्तान टीम में आ जाता था। अब अनफॉर्चुनेटली 8 टीम्स के टूर बहुत कम हुए हैं, और हुए भी हैं तो यूएई में ज़्यादा हुए हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं हुए, जैसे इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश इवन जाके अंडर 19 के टूर्स करवा रही हैं बाहर के मुल्कों में। हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें यही प्रॉब्लम्स आई। एक तो इंसेंटिव के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ा गैप है। आई एम सॉरी, इंसेंटिव का ये होता है कि एक प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है उसकी जो फाइनेंस है, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है। आई होप उसमें पैसा डाला जाए, उसमें जो प्लेयर्स को एक थोड़ा सा जो उसका किचन का सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाए, तो माँ बाप भी फ्रीडम के साथ अपने बच्चों को खेलने की इजाज़त देंगे। महंगाई बहुत हो चुकी है। जो सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ अफ्रीका का, इंडिया का और इंग्लैंड का, जो हम इवन बांग्लादेश का है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। बड़े बड़े बाहर से लोग आते हैं और उनको आके सिस्टम बना के देते हैं। हमारा सिस्टम ठीक है, मगर हमारे सिस्टम को थोड़ा सा फाइन लाइन चाहिए, फाइन ट्यूनिंग चाहिए, और उसमें सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, थिंक टैंक है, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, वो अपनी अपनी राय ज़रूर दें क्रिकेट बोर्ड को, और अपनी राय के देने के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर फोकस करें, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के खेल रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखें। अभी अल्लाह का शुक्र है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा अकेडमी में हमारे फोकस हुआ, मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है थ्रू विद चेयरमैन साहब कि जी विकटें हमारी ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विकटें ग्राउंड में 4-4, 5-5 विकटें होनी चाहिए, कि ताकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के जाकर लाहौर में खेलते हैं तो उनको पता हो कदाफी स्टेडियम में कैसा विकेट होगा, कई जगह टर्निंग पिच होगा, कई जगह बाउंसी पिचेस होगा, तो उनको हर जगह खेलने की आदत हो। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे ना तो पर्थ का कहते हैं जी तेज़ विकेट है, सिडनी में जाएँ तो साथ ही कहते हैं टर्न होगा जी, मेलबर्न में जाएंगे जी स्विंग होगा, ब्रिस्बेन में जाएंगे जी बाउंस होगा। तो पहले से बंदे को पता होता है, तो वो बंदा माइंडसेट बना के अपनी गेम को चेंज करता है। जब आप एज ए डोमेस्टिक क्रिकेट एक यंग प्लेयर अपने आप को चेंज करके हर इन्वायरमेंट में खेलने के लिए मेंटली सेटल्ड हो जाएंगे ना, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आपके लिए आसान हो जाएगी। ये चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, यंगस्टर्स को ये मौका दिया जाए ताकि विकटें हमारे ग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट अच्छी हो। क्रिकेट बोर्ड एक इंशाल्लाह इंसेंटिव लेने जा रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ले लेगा अल्लाह के फजल करम से। वो ये है कि जो क्रिएटर्स हैं, हमारे ग्राउंड्समैन हैं, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आएँ ताकि वो ग्राउंडों को लुक आफ्टर करें, पिचों को लुक आफ्टर करें, ताकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रॉन्ग होती जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें बड़ी नाकामियाँ देखी हैं वनडेज़ में, और उसमें काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एडजस्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से आप देखें हमारी रैंकिंग जो सी है नीचे से नीचे तक चली गई है, और हमें अभी तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्वालिफाई करने के लिए। तो अब फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी सीरीज़ होनी है, जो अभी इसके बाद टेस्ट सीरीज़ के बाद, जो कि काफ़ी मुश्किल है। और लेकिन हमारे प्लेयर्स जो से हैं, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है फर्स्ट टेस्ट मैच में, उससे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस आया है। और आप देखें जो अब टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, उसमें भी देखें आपको उनकी झलक नज़र आ रही है, और कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस का दे रहे हैं बच्चे। सब ने, असद शफीक ने 50 रन किए, अज़हर अली ने माशाल्लाह से सेंचुरी की है और अभी तक क्रीज पे हैं, तो एक माशाल्लाह अच्छा रीज़नेबल और टोटल का। देखें, बाबर आजम का मैं कहूँगा कि, और मैं काफ़ी देर से कह रहा था, दूसरी तरफ समी असलम है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, समी असलम जो है उसकी जो बैटिंग है वो लो बैट के साथ खेलता है नीचे, ठीक, और थोड़ा टांग निकाल के खेलता है, तो ग्रीन पिचों पे या बाउंसी पिचों पे ये टेक्निक इतनी कामयाब नहीं है, तो इसको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो बाकी ये दो उभरते खिलाड़ी हैं। लर्निंग प्रोसेस है हमारे यंगस्टर्स के लिए और हमारे क्रिकेटर्स के लिए। फिर बंदे को खुद अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और ये लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो वर्क एथिक्स वैसे ही चाहिए होंगे। फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या चाहिए, मेरी फिटनेस का क्या स्टैंडर्ड चाहिए, मैंने बिस्किट्स खाने हैं कि नहीं खाने, मैंने रात को जंक फूड खानी है कि नहीं खानी, मेरी फिटनेस लेवल, मेरे कैलोरीज, ये सारी चीज़ें PSL में पहले एडिशन में लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हुई है, क्योंकि जो बाहर के प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्होंने अपने मुल्कों को खेलना होता है ना, वो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते। तो मेरा क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा, कई दफ़ा कोचेज़ ये प्लेयर्स को कहते हैं ना, तो वो शायद इतनी जल्दी इंडल्ज नहीं होता जितना कि साथी खिलाड़ी कोई कर रहा हो तो उसको देख के करते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से PSL बहुत अच्छा गया है। हमारी दुआ है कि PSL ऐसे ही कामयाब रहे, और हमारे जितने भी क्रिकेटर्स और कोचेज़ और मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बड़ा सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोचेज़ भी आते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो
जो हमारे फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं या कोचेज़ हैं, हेड कोचेज़ हैं, उनसे एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो हमारे लोकल रीजन के कोचेज़ हैं ना, और उनको ज़रूर एक एक कोच को ज़रूर अपनी टीम में साथ हिस्सा रखें एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, PSL उनकी अपनी फ्रेंचाइज़ है, वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं पहले, मगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के इंटरेस्ट के लिए अगर आप रीजन के कोचेज़ को साथ लगाएंगे तो उनको बड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगी, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप दिस स्टेप कैन बी डन। सुपर लीग तो नहीं, अगर आप PSL की बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान में नहीं हुआ था, वो अपना दुबई वगैरह में, शारजा में हुआ, जो कि होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी एक काविश थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन इसके अंदर भी जिस नज़रिए के साथ इसको होना चाहिए था, उस नज़रिए को अब ये सेकंड टाइम भी करने के लिए जा रहे हैं, पर उसके ऊपर इनकी सोच नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शलिज्म के ऊपर, मेकिंग मनी फार्मूले के ऊपर इन्होंने पहले भी काम किया था और अभी भी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए हिडन टैलेंट, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इसके अंदर होना चाहिए। कि भाई हमारे ओपनर हमें नहीं मिल रहे, तो हर टीम को जो है वो जो ओपनर हैं पाकिस्तान के, वो हर टीम डोमेस्टिक के बेहतरीन प्लेयर जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है वो उन टीमों में होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एंड ऑफ द डे कोई अच्छा ओपनर मिल जाए। इसी तरह मिडल ऑर्डर, इसी तरह स्पिन बॉलिंग, इसी तरह फास्ट बॉलिंग और विकेट कीपिंग। इसमें से अगर हर टीम के पास वो एक एक विकेट कीपर भी डोमेस्टिक का बेस्ट खेलता है तो सारी दुनिया उनको देखेगी। इस तरह पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा सईद अजमल के बाद, तो हर टीम को ये कहें कि ऑफ स्पिनर आपने ज़रूर खिलाना, ताकि पाकिस्तान को ऑफ स्पिनर मिले। लेग स्पिनर नहीं मिल रहे, हर टीम को बाउंड किया जाए कि वो लेग स्पिनर टीम में ज़रूर डाले, ताकि एंड ऑफ द डे कि वो एक सुपर लीग भी हो जाए। पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, डिग्निटी है, प्राइड एंड रिस्पेक्ट जो है वो भी अपना दुनिया के अंदर पहचानी जाए। साथ में साथ इनको ये भी अप्रिशिएट किया जाए कि इन्होंने यार देखो जो जो चीज़ें कोई कमी थी पाकिस्तान को, वो इन्होंने इस टूर्नामेंट्स में से निकाली और फिर उनको पॉलिश किया जाए। जैसे अगर कोई ऑफ स्पिनर अच्छा मिल जाता है, उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ला के, तो आपके पास तौसीफ़ है, सकलैन मुश्ताक है, बहुत से नज़ीर जूनियर है, बहुत से हमारे माशाल्लाह पुराने जो क्रिकेटर्स हैं वो उनको एकेडमी में मौका दिया जाए, उनको पॉलिश करे। इसी तरह लेग स्पिनर है, अब यासर शाह भी जो है वो तकरीबन 40 के करीब वो जा रहा है, और हमारे पास लेग स्पिनर भी कोई नहीं है। जब मैं एकेडमी में एज ए डायरेक्टर काम करता था तो मैंने क्रिकेट बोर्ड को कई मरतबा बोला कि देखो यार ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर वो ले आए और मैं उनको पॉलिश कर देता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी जो अनफॉर्चुनेटली लोग जो आए हुए थे, इस वक्त मुदस्सर नज़र की शक्ल में उनके पास एक अच्छा बंदा है जो कि ये काम बहुत एहसन तरीके से कर सकता है। तो इस लीग का तब फ़ायदा है कि अगर इस लीग में से अपार्ट फ्रॉम कमर्शलिज्म, इसमें से इस सोच के साथ काम किया जाए कि फ्यूचर में पाकिस्तान को टैलेंट जहाँ कमी है, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कमी, देखिए हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंतहा से ज़्यादा है, बल्कि ये होना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेलें। नहीं, आपने राइट आर्म फास्ट बॉलर को ही ख़त्म कर दिया, आपने अपना उमर गुल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और जो 2-3 फास्ट बॉलर्स थे उनको भी, और आपने टीम के अंदर ये तो एक स्पेशलिस्ट बॉलर होता है, वैरायटी के तौर पे खिलाया जाता है, जो एक आध होना चाहिए, और सबका मुकाबला करवाएं कि डोमेस्टिक में जो लेफ्ट आर्म सबसे अच्छा है। इस तरह आप नहीं कर सकते कि आमर को बग़ैर इम्तिहान लिए हुए आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर दें और बाकी बंदों को आप इरफान को बोले कि जब आमर नहीं था तो आप और जुनैद खां पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे, अब क्योंकि वो आ गया तो आप घर को चले जाएं। ये थ्योरी नहीं होनी चाहिए, ये इसकी कमी नहीं है पाकिस्तान को। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की कोई कमी नहीं है, कमी है ओपनर्स की, तो ओपनर्स इनमें से निकालने चाहिए थे। कमी है ऑफ स्पिनर की, वो नहीं है, कमी है लेग स्पिनर की। ये 3 जगह पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, और मिडल ऑर्डर पे भी फोकस कर ले, क्योंकि एकदम जब यूनुस खान अगर और मिसबा ये दोनों इस सीरीज़ के बाद ही कह देते हैं कि जी हमने नहीं खेलना, तो एकदम 2 बहुत बड़े प्लेयर आपकी टीम से निकल जाएंगे। उसके लिए भी आपको मिडल ऑर्डर पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए।